नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के बारे में। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, एक बार जरूर जाके देखिएगा। आइए तो हम जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 44, जिसे अपन दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों भागों का वर्गीकरण अपन हिंदी शिक्षा क्लासेज चैनल के माध्यम से करेंगे। आइए हम जानते हैं स्वर। सर्वप्रथम हम जानते हैं स्वर। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन आपके 33। ये आपके हिंदी पाठ्यक्रम से जो आपने हिंदी की व्याकरण नवीन पाठ्यक्रम में आपके लग रही है उसमें दे रखा है। तो अपन जानते हैं ये जो स्वर है, स्वर की परिभाषा। आइए जानते हैं स्वर की परिभाषा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वो ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, वही आपके स्वर हैं। वह ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, अन्य किसी भी ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े या आवश्यकता ना हो, सहायता ना लेनी पड़े या फिर आवश्यकता ना हो, वह स्वर कहलाते हैं। वह स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, अर्थात ये जो अपने ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण हवा यानी हवा है जो फेफड़ों से उठकर सीधी मुख या नाक के जरिए निकले, वो क्या है? आपके स्वर है। यानी जीभ या होठों पर स्पर्श ना करे, वह ध्वनियां जो अपने जीभ या होठों पर स्पर्श नहीं करती वह आपके स्वर है। अपने स्वर की संख्या कितनी दे रखी है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 11 दे रखी है। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं ये जानेंगे, या फिर इन स्वरों को कितने भागों में और बांटा गया है, अगर वर्गीकरण किया गया है तो वो कौन कौन से हैं, ये अपन इस क्लास में जानेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। स्वर होते हैं आपके 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आइए देखते हैं। अ, आ, ई, उ, डी, ए, आई, ओ, ये आपके हो गए 11 स्वर। 11 स्वर। ये आपके जो री है जो आपके संयुक्त रूप है इसका। कैसे? इसमें 2 दे रखा है, ये आपका र है और ये ई है। ये आपका व्यंजन है, ये आपका स्वर है, यानी ये दोनों के मेल से बना है री। यानी री है जो आपके संयुक्त रूप में देखा जाता है। यहां तक क्लियर? आपके स्वरों की संख्या आपके वर्ण विचार में दे रखी है 11, किंतु मात्रा की संख्या जो आपके कितनी है? 10। मात्रा 10। अ की कोई मात्रा नहीं है। ये हो गई आपके आ की मात्रा,
ह की मात्रा, और ये हो गए आपके ई की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, और ये आपके री की मात्रा, ए आई ओ। इसमें कुछ लोग बताते हैं छोटी ई बड़ी, छोटी ई या बड़ी, छोटी बड़ी, इसमें कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में एक पूर्ण है, इसमें कोई छोटी या बड़ी नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, ये मात्रा आपके हो गई 10। यहाँ तक आपके क्लियर। उसके बाद अपन जानते हैं, चलते हैं क्लास के आगे। स्वर कौन से होते हैं वो देख लिया आपने, और इसमें मात्रा कितनी होती है वो देख लिया आपने। अब अपन देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? ये जो लाइन के ऊपर आपके लगती है ना, इसे नॉर्मल बिंदी के रूप में देखते हैं अपन। ये इसकी जरूरत कहाँ होती है? जैसे अपन लिखते हैं अंश, ये लगी अनुस्वार, इसे अपन अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं संदेश, संदेश, अंदेशा, अंदेशा, गंगा, गंगा, शंख, संग हो गया, संगीत, संगीत, रंगीन। कहने का मतलब ये कि ये अनुस्वार है जो आपके इन शब्दों या इन जैसे शब्दों के ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक कौन सा होता है भाई? अनुनासिक होता है आपके चंद्र बिंदु कह सकते हैं, जिसे अपन चंद्र बिंदु कह सकते हैं। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु आपके कहाँ लगता है? जैसे लिख दिया मुख, मुख, इसमें आपका चंद्र बिंदु लगेगा। अगर मुंह लिखना होता तो इसमें आपके अनुस्वार लगता, ना कि चंद्र बिंदु। चांद, धुआं, चांद, धुआं, कॉपी, कापी, गांव, चांदनी, चांदनी आदि शब्दों में क्या लगता है? आपके अनुनासिक लगता है। अनुनासिक और अनुस्वार के बीच का भेद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके अनुनासिक में क्या होता है कि मतलब मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, यानी मुख से अधिक और नाक से कम, वो आपके होता है अनुनासिक। यानी मुख और नाक से बराबर ध्वनि निकले वो आपके होता है अनुस्वार। ठीक है, और ये कहाँ लगता है? जो शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा कौन सी? ये शिरोरेखा, यानी कि शब्द के ऊपर, शब्द के जस्ट ऊपर वाली जो रेखा होती है उसे अपन क्या कहेंगे? शिरोरेखा। ये शिरोरेखा के ऊपर लगता है, क्या लगता है? अनुनासिक। अनुनासिक के बारे में आपने समझा, तो अपन आगे चलेंगे कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आपके ये है, ये विसर्ग। जैसे अपन सब लिखते हैं मन स्थिति, यानी मनोस्थिति, ये आपके अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे लिखते हैं फलत, फलत, ये अतः, अतः, ये आपके अनुस्वार। दुख, दुख,
उसके बाद आपके आता है संभवतः, नमः, चाहे नमः शिवाय को। कहने का मतलब यह है कि ये जो अनुस्वार इसकी व्याकरण में क्यों आवश्यकता होती है, अनुनासिक की क्यों आवश्यकता होती है, ये कहाँ लगता है, इसके बारे में अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ये जो विसर्ग होता है ना, इसको अपन महाप्राण सूचक बोलते हैं। विसर्ग क्या होता है? महाप्राण सूचक। लगाइए, विसर्ग महाप्राण सूचक होता है। विसर्ग क्या होता है? महाप्राण सूचक। संस्कृत में इसका अर्थ होता है, विसर्ग है जो महाप्राण सूचक होता है, संस्कृत में इसका अर्थ आपने को देखने को मिलता है आगे भेजना। विसर्ग का अर्थ आपको संस्कृत में क्या देखने को मिला है? आगे भेजना। अब अपन वापस आते हैं स्वर की ओर। नंबर 1 पर काल, मात्रा या फिर समय के आधार पर, समय के आधार पर, काल, मात्रा और समय। दूसरा अपन मानते हैं उच्चारण के आधार पर, यानी कि काल, समय और मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर आपके स्वर कितने हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर आपके स्वर कितने हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर। नंबर 4 पे आपके आते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर। 5 नंबर आपके आता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, यानी कि स्वर का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है आपको, यानी काल, मात्रा और समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वर जो आपके कितने होते हैं। इन सब का वर्गीकरण अपन पूर्ण रूप से इसको पढ़े। वर्णों का जो आपके वर्गीकरण जो कि 5 भागों में किया गया है उसको अपन समझेंगे एक सारणी के माध्यम से, सारणी के माध्यम से। तो सारणी क्या है देखिएगा, ये आपके सारणी है। इसमें अपन उन 11 स्वर को दर्शाएंगे। यहाँ आपने रखना है अ, ई, उ। ई के पास रख दो आपके री, अ के पास रख दो आ, ई, उ के पास उ। ये समानार्थी स्वर जो है ओ, औ, ए, ऐ। अपने जो उस 5 भागों के बारे में पूर्ण रूप से समझने व याद करने में अपने ये जो सारणी है बहुत सहायक रहेगी। इसको अपन पूर्ण रूप से 1-2 बार प्रयत्न कर लीजिए इसको रखने का, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आगे अपन चर्चा करेंगे उन 5 भागों का वर्गीकरण, जो कि विस्तार से अपन करेंगे आगे की कक्षा में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं तो केवल इस चैनल का जो है संचालक,
मैं तो केवल इसका संचालन कर सकता हूँ। इसको आगे बढ़ाना वो आप कर सकते हो। आप और मैं मिल के इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन आगे की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।